नमस्कार, मैं हूं मनोज्ञा लोईवाल। स्वागत है आपका नाश्ते पर नेताजी में। आज हम नाश्ता कर रहे हैं छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा जी के साथ। इनकी खासियत ये है कि ये जेल गए थे। जिस सरकार ने इन्हें जेल भेजा, उसी सरकार को पलटकर अब गृह जेल मंत्री भी बन गए हैं। स्वागत है विजय जी आपका। तो जेल गए क्यों थे? ऐसे काम करते ही क्यों हैं कि जेल जाना पड़े? नहीं, वो फर्जी एफआईआर था। फर्जी एफआईआर था हम लोगों के ऊपर। जो कुछ कवर्धा में हुआ था उस समय, सनातनी मानबिंदुओं का अपमान बहुत स्पष्ट हुआ था। हम लोगों ने बहुत आग्रह किया कि इसको प्रोसीजर में लेकर के आप एफआईआर करें, परंतु वो हो नहीं पाया, आखिरी तक नहीं हो पाया। लोग उद्वेलित हुए, आंदोलित हुए और उसका आरोप हम लोगों के सर पर मढ़ करके हमको जेल भेजा गया था। ऐसा कहा जाता है कि आप भीड़ को उकसा देते हैं कि जिससे कलेक्टर से लेकर डीएम तक सब परेशान हो जाएं। भीड़ को उकसाना मतलब वो विषय ही ऐसा था जिस विषय पे हम लोगों ने अपनी बात रखी थी। एक ऐसा सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हुआ था जिसमें एक लड़के को पीटा जा रहा था। बाद में जब हम लोगों ने थाने में बातचीत की तो वह बात भी थोड़ी वायरल हुई और उस वायरल होने के कारण ही लोगों के मन में बातें आई तो लोगों ने निर्णय किया उस समय कि अगर प्रशासन साथ नहीं देता है तो क्या करना है। नाश्ते में क्या खाते हैं? नवरात्र चल रहे हैं, मैंने सुना नाश्ता तो त्याग दिया है क्या? हाँ, अभी मसला ये है कि आप लीजिए ज़रूर। मेरा एक्चुअली क्या है, अभी 3 दिनों से लिक्विड पर हूँ, मतलब नारियल पानी या जूस, और आगे भी 9 दिनों तक की योजना है ऐसी। वेट भी बहुत बढ़ गया है, 98 हो गया था, तो आई थॉट इट मस्ट बी रिड्यूस्ड। नवरात्र में मेरा भी व्रत रहता है, इसलिए हम लोग फलाहार पर ही चल रहे हैं आजकल। लेकिन आपको क्या ऐसा लगता है कि बीजेपी हिंदू और हिंदुत्व के नाम पर अपने वोट बैंक को भुनाती है बहुत बढ़िया तरीके से? आप मुझे एक बात बताएं, जब राम मंदिर का आंदोलन हुआ था तब मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान से बड़ी बड़ी सरकारें चली गई थी, जिस समय बाबरी मस्जिद का जो ढांचा था वो गिराया गया था। उसके बाद 6 महीने के अंदर अंदर इलेक्शन हुए थे। क्या कहीं रिपीट हुई भाजपा? कहीं भी रिपीट नहीं हुई थी। भाई 6 महीने में क्या गलती हो गई? कहीं भी रिपीट नहीं। उससे हमको कोई फायदा नहीं है, लेकिन हमारा संकल्प है। हमारे नेता अटल बिहारी वाजपेयी जी ने सदन में कहा है कि सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेंगी बिगड़ेंगी। ये पार्टियां बनेंगी बिगड़ेंगी, जैसे जनसंघ था, भाजपा बना, जनसंघ ठीक है विलय कर दिया देश के लिए, ऐसी पार्टियां बनेंगी बिगड़ेंगी, लेकिन देश का लोकतंत्र मर होना चाहिए। देश में स्वाभिमान के साथ जीने की कला होनी चाहिए। विपक्ष तो कहता है कि बीजेपी के राज में ही लोकतंत्र और गणतंत्र खतरे में है। अभी मुझे एक बात बताएं, जो ये कह पा रहे हैं वो कैसे इस बात का उस पर उनका विश्वास किया जाए? वो कह पा रहे हैं ना आज लोकतंत्र खतरे में। कभी ये स्थिति नहीं थी 1977 की, आप ध्यान रखेंगे तो संपादकीय भी खाली छोड़े जाते थे। तब लोग बोल नहीं पाते थे कुछ, तब सैकड़ों लोग जेल में हुआ करते थे। आज कौन है जेल में? ऐसा बोलने का अर्थ ये है सिर्फ विरोध के लिए विरोध करना है। राजनीति में आपको सिर्फ विरोध करना है, ऐसे नहीं होना चाहिए। विजय जी, ये बात सच नहीं है कि ईडी सीबीआई का इस्तेमाल सिर्फ विपक्ष के नेताओं पर किया जाता है, बीजेपी के किसी नेता पर नहीं होता? केरल के मुख्यमंत्री पर कुछ हुआ है क्या? केरल के किसी नेता पर कुछ हुआ है क्या? तमिलनाडु में कुछ हुआ है क्या? जहां पर भाजपा की सरकारें नहीं हैं उन राज्यों में कहीं कुछ हुआ है क्या? अरे जिसने गड़बड़ किया उस पर हुआ है और होगा, होना भी चाहिए, क्यों ना हो। कोई मुख्यमंत्री बन गया तो उसको प्रिविलेज हो जाएंगे? कानून का राज होना चाहिए, व्यक्ति कानून से बड़ा नहीं हो सकता। ये बहुत स्पष्टता होनी चाहिए इस बात में। और ईडी है या ईओडब्ल्यू का है काम, सीबीआई है काम, ये तभी सामने आती है जब कोई मसला होता है। नहीं तो भारत की न्यायपालिका है, क्या विश्वास नहीं है लोगों को न्यायपालिका पे? न्यायपालिका है, वो निर्णय कर देती है इस विषय पर कि कौन से प्रखंड चलने योग्य है और नहीं है। थोड़ा नारियल पानी पी लीजिए। थैंक यू वेरी मच। क्या ये बात सच है कि आप पानी पी पी कर भूपेश बघेल सरकार के पीछे ही पड़ गए थे और हरा कर ही माना उनको? क्या महादेव ऐप बहुत बड़ा स्कैम है जिसकी वजह से उन्हें नुकसान हुआ, या फिर काम में कमी रह गई थी? भूपेश बघेल जी की सरकार के जाने का 2 बहुत महत्वपूर्ण विषय मैं मानता हूँ। सबसे पहला कि ये निरंकुश हो चुकी थी और निरंकुशता छत्तीसगढ़ की तासीर में कभी नहीं चल सकता। दूसरी बात है, ये इसने हर जेब में पैसे खोजे। इस सरकार ने हर चौराहे पर पैसा खोजा इन्होंने, चाहे वो महादेव ऐप हो, चाहे वो कोयला का मसला हो, कोयला घोटाला हो। भूपेश बघेल जी की सरकार में सबसे बड़ी गड़बड़ी 2 ही मैं मानता हूँ, निरंकुशता हो गई थी और दूसरी उन्होंने गजब का भ्रष्टाचार किया, संस्था को भ्रष्टाचार के लिए बना दिया, सरकार के खजाने पर खुद ही डाका डाल लिया सरकार होकर के, इसलिए जनता ने उनको हटा दिया है। क्या ये बात सच है कि विधानसभा में बहुत करारी टक्कर थी बीजेपी और कांग्रेस के बीच में,
लोकसभा में आप उसी तरह की टक्कर देख रहे हैं या आसान होगा? देखिए, भाजपा लोकसभा के चुनाव में पूरे देश के परिदृश्य में अगर आप देखें तो कितने वोट भाजपा को मिले, कितने परसेंट, उस परसेंट से हमारा कंपटीशन होता है पिछले वाले भाजपा के ही परसेंट से। और इसलिए इस बार भी हम पिछली बार भाजपा की 9 सीटों से 11 सीट करने के लिए हम कंपटीशन में हैं। हम अपने ही पिछले रिकॉर्ड के साथ कंपटीशन में हैं। कांग्रेस का आप मानेंगे, कांग्रेस को यहां जनता लोकसभा के लिए तो कभी नहीं सोच रही है। मसला यह है कि देश की जनता माननीय नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री देखना चाहती है तीसरी बार। मोदी जी ने कहा है कि 2 कार्यकाल में बड़े फैसले हुए हैं, लेकिन ये ट्रेलर है, फिल्म देखना अभी बाकी। हम वो फिल्म देखना चाहते हैं। विपक्ष कहता है, कांग्रेस कहती है कि मोदी जी ऐसा कह के डरा रहे हैं और बता रहे हैं कि आने वाले दिनों में लोगों के लिए दिक्कतें बढ़ने वाली हैं। क्या क्यों डर रहे हैं? क्या बात है? कुछ किया है गड़बड़? नहीं किया तो डरने की क्या बात है? किससे डरते हैं? मसला ही नहीं है। देश की अच्छाई के लिए काम किया है उन्होंने, आगे भी करेंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूं, योग को दुनिया के पटल पर रखने वाले मोदी जी हैं। यूक्रेन रूस के युद्ध से अपने भारतीय छात्रों को लेकर आने वाले मोदी जी हैं, जिनको वीज़ा नहीं देती थी पहले यूएस की गवर्नमेंट। जब वो प्रधानमंत्री बने और यूनाइटेड स्टेट्स में गए तो दोनों सदन एक साथ बैठा था, 18 बार खड़े होकर उनकी भाषण पे ताली बजाए हैं, वो मोदी जी हैं। मोदी जी ने अटल टनल बनवाया, जहाँ पर लाहौल स्पीति पूरा कट जाता था 6 महीने भारत से, वहाँ बनाया। असम में कितने टनल बने। नॉर्थ ईस्ट की पूरी समस्याओं का हर साल एक एग्रीमेंट करके वहाँ से लोगों से चर्चा करके ख़त्म कराया। 370 जैसे विषय पूर्ण बहुमत में भाजपा आती है तो 370 अनुच्छेद के अधिकतम प्रावधान खत्म किए जाते थे। क्या बात मसला है? तो क्या ये बात सच है कि राज्यों की राजनीति और राज्यों का एडमिनिस्ट्रेशन दिल्ली से कंट्रोल होता है, क्योंकि किसी को पता ही नहीं होता है कब कौन उप मुख्यमंत्री बन जाए, जैसे कि आपको? जी बिल्कुल, मुझे तो बिल्कुल नहीं पता था कि ये दायित्व मुझे दिया जाएगा, लेकिन ये ज़रूर है कि मैं भाजपा का कार्यकर्ता हूँ और भाजपा का कार्यकर्ता दायित्व मानकर काम करता है। मुझे ये समझ है अब इस बात की कि मुझे और परिश्रम करना है और विनम्र हो जाना है, मुझे और नीचे ज़मीन तक जाना है। मुझे ऊपर आसमान की तरफ नहीं, ज़मीन तरफ देखकर, पसीना बहाकर, ज़मीन पर लोगों से मिलकर काम करना है। ये स्पष्टता है मेरे मन में। विजय शर्मा जब उप मुख्यमंत्री बने और पहली बार अपने बंगले में आए तो बंगला देखकर, इतना बड़ा घर देखकर, हाँ, क्या हुआ था? मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बड़े दिन तक मुझे ये लगता रहा कि मैं जब अंदर जाऊँगा तो मुझे कोई रोक तो नहीं देगा, मुझसे कोई पूछेगा तो नहीं कहाँ जा रहे हो करके। और अनेक दिनों तक मैं इस बंगले के पूरे पोर्शन को देख भी नहीं पाया था, समय भी नहीं होता था। मैं आज भी आपसे ये कह रहा हूँ कि कुछ ऐसे कोने हैं जहाँ मैं नहीं गया हूँ, मैंने नहीं देखा है उसको, क्योंकि समय नहीं हो पा रहा है। तो भाजपा के काम करते करते आपको ये बहुत स्पष्टता होनी चाहिए कि ये जो कुछ है ये संसाधन है आपको और अधिक काम करने के लिए, विलासिता की वस्तु नहीं है। पंचायत स्तर से उप मुख्यमंत्री तक का सफर कितना आसान, कितना मुश्किल? 3 दशक की राजनीति आपकी। उप मुख्यमंत्री तक का सफर एक अलग बात है। मैं आपसे कहना ये चाहता हूँ कि लक्ष्य का ऐसा निर्धारण नहीं होता है, मैं उप मुख्यमंत्री बनूँ, ऐसे कोई निर्धारण नहीं होता है। आपको काम करना होता है और आपको अपने काम के बारे में बताना नहीं होता है, आपका काम बोलना चाहिए। मैं ऐसे मानता हूँ, मैं जिस रास्ते पर चला हूँ वो रास्ता आपसे बता सकता हूँ, लोगों को, अपने साथियों को बता सकता हूँ, नौजवान जो राजनीतिक कार्यकर्ता हैं उनको बता सकता हूँ। थैंक यू वेरी मच। वो रास्ता जिस पे चलकर आपने देखा है वो बता सकते हैं। मैं निस्संदेह ये बताना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है, आप मन लगाकर काम करें, संगठन आपका चयन कर लेगा। बहुत जाकर अपने बारे में किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, बहुत अपने आप को प्रदर्शित करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही पोस्टर में आपकी फ़ोटो हो इस बात की ज़िद अपने मन में रखने की ज़रूरत है, ना ही नेता के साथ बैठकर चाय पीने की ज़रूरत है, और ना ही नेता के साथ सर्किट हाउस में या गाड़ी में बैठकर घूमने की ज़रूरत है। कोई ज़रूरत नहीं। संगठन का काम करें, जनता में अगर स्वीकार्यता है आपका चयन भाजपा कर लेगी, उसमें कोई संशय नहीं। चुनाव के पहले आप बड़ी रणनीति बनाते हैं। महतारी योजना, महतारी वंदन योजना आपको लगता है गेम चेंजर था? काम किया नहीं किया, लेकिन चुनाव के पहले अनाउंस कर दो तो जीत तो पक्की है। इस बात की धारणा मन में पहले भी थी। मोदी जी ने देश में वो काम किया है कि लोकसभा में 33% का आरक्षण और सभी विधानसभाओं में भी महिलाओं को दिया है। अब अगला चुनाव जो छत्तीसगढ़ में भी होगा तो 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। ये धारणा ही है कि यहाँ सशक्तिकरण होना चाहिए।
महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए काम करना चाहिए। भाजपा की मान्यता भी है और हम लोग भी सम्मान कर चलते हैं। अब इस दिशा में जो ये देखा कि ये चुनाव का समय है और अगली सरकार, पिछली सरकार ने क्या कहा था कि 500 रुपया हर एक महिला को प्रतिमाह दिया जाएगा, ऐसा कांग्रेस की घोषणा पत्र में पिछली बार था। उन्होंने पलट कर नहीं देखा इस विषय पर, लेकिन संकल्प तो भाजपा का है कि जो मोदी की गारंटी, तो गारंटी के पूरे होने की गारंटी। इसलिए हम लोगों ने इस बार जो सोचा वह भी हमारे प्रदेश की माताओं बहनों के सशक्तिकरण के लिए सोचा। बहुत अच्छा निर्णय था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कई बार मिले होंगे, कोई ऐसी बात या कोई ऐसा वाकया जो हमेशा याद रहे और क्यों? अभी जब इस दायित्व के बाद मिलने गए थे तो 2 बातें आपसे कहता हूँ। मैंने सोचा कि वो कुछ बोलेंगे तो मुझे कुछ लिखना है, लिख लूँगा मैं, कुछ बोलेंगे तो कुछ काम देंगे, और क्या कैसे करूँगा, तो मैं सोचा मोबाइल पर लिख लूँगा। और जाते जाते मोबाइल जमा हो गया। जमा होने के बाद जब हम लोग अंदर गए तो फिर बातचीत हुई। उन्होंने बहुत सारी बातें कही, वो मैं बार बार मनन करता रहा कि क्या बोल रहे हैं, मुझे ध्यान रखना है, ध्यान रखना है। बाकी सब भी थे, माननीय मुख्यमंत्री जी थे, माननीय हमारे अरुण साहब जी मेरे साथ थे, मैं भी था, 3 लोग थे हम लोग। लेकिन आखिरी में उन्होंने कह दिया, एक छोटी डायरी हाथ होनी चाहिए जेब में, कोई बोले तो उसको लिख लेना चाहिए। मैं सफाई भी नहीं दे पाया तब उनको। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में उस उम्र के मैंने, तो उनकी ऊर्जा गजब है, परंतु मोदी जी की उम्र में भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के प्रति उनकी रुचि, उनकी सोच, उनका मार्गदर्शन, मैं सोचता हूँ कि गजब है। जमीनी स्तर पे आपने नक्सलवाद के लिए बहुत काम किया है। नक्सलियों से आपने ये भी कहा कि जरूरत पड़े तो मुझे कॉल कर लीजिए। फोन आया किसी नक्सली का अभी तक? अब तक नहीं आया। चर्चा के लिए उनको तैयार होना चाहिए। मैं ये मानता हूँ कि जो कम्युनिज्म है वो कहती है कि सीमलेस सोसाइटी होना चाहिए। हम भी मानते हैं वसुधैव कुटुंबकम होना चाहिए। फर्क नहीं है मामले में, बिल्कुल फर्क नहीं। मैं लिटरली कह रहा हूँ, फर्क सिर्फ प्रोसीजर में है। वो कहते हैं कि बंदूक की नली से हम सीमलेस सोसाइटी निकालेंगे, हम कहते हैं कि दिल को जीतने से ये सीमलेस सोसाइटी हो सकती है। एकदम क्लियर है कॉन्सेप्ट हमारा। नक्सलवाद को कंट्रोल नहीं कर पाने में विफलता बीजेपी की है कि कांग्रेस की, और क्यों? नहीं, कांग्रेस की पिछली सरकार के संदर्भ में मैं ये कहूँगा कि क्या मामला था मैं नहीं कह सकता, लेकिन बहुत सारे काम नहीं किए गए, ये बात बिल्कुल है। जिन कामों को समय कर लेना था वो नहीं किया गया। मसलन 247 ऐसी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की सड़कें जिनको बनाना था, पिछली सरकार ने ध्यान ही नहीं दिया। अभी उन सड़कों को बनाने का काम किया जा रहा है। इतना सिनेरियो बदल गया है, लोगों को बहुत स्पष्ट है कि हमारे गांव में बिजली पानी सब कुछ आना चाहिए। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कहते हैं केंद्र सरकार पैसे नहीं देती थी नीतियों के लिए और उनके इम्प्लीमेंटेशन के लिए, और अब हमें जिम्मेदार ठहराते हैं कि हमने काम नहीं किया। प्रधानमंत्री आवास के लिए टी.एस. सिंहदेव जी, जो उनके पंचायत राज के मिनिस्टर थे, उन्होंने पत्र लिखा था उनको कि मैंने बार बार आपसे कहा मैचिंग ग्रांट दीजिए, उपलब्ध होने के बाद भी आपने नहीं दिया, इसलिए मैं अभी पद त्याग रहा हूँ। ये उनके मंत्री ने उनको कहा था। ये बहुत स्पष्टता के साथ है। केंद्र की सरकार ने 18 लाख प्रधानमंत्री आवास में से पहली किस्त 7 लाख के लिए लिख कर दिया था इनको। हमारे उस समय के केंद्र में मंत्री थे गिरिराज जी, जो वर्तमान में भी थे, उन्होंने भी इनको पत्र लिखा है। उनसे पहले जो मंत्री थे नरेंद्र सिंह तोमर जी, उन्होंने भी पत्र लिखा है, इनको व्यक्तिगत पत्र लिखा है भूपेश बघेल जी को कि भाई गरीबों का आवास ले लीजिए। नहीं लिया इन्होंने। क्यों नहीं लिया भैया आपने? क्योंकि आपको सिर्फ प्रधानमंत्री लिखा है शब्द उसमें। इतना गुरेज है। ऐसे बहुत सारी योजनाओं को, केंद्र की योजनाओं को ध्वस्त किया गया यहाँ पर। क्या ये बात सच है कि आप सनातन का इस्तेमाल अपने प्रचार प्रसार के लिए करते हैं, कि मुसलमानों पर आरोप लगाना या मुसलमानों पर कई ऐसी शब्दावली का इस्तेमाल करना आपके लिए सामान्य बात है? जी बिल्कुल नहीं। मैं एकदम एक लाइन पे मानता हूँ, एक लाइन पे मानता हूँ। जो भारत माता की जय इन शब्दों के साथ हृदय से बोल दे, वो भारतीय है, वो हिंदू है, वो सब कुछ है। उसमें कोई मुझे संशय नहीं। चाहे वो किस धर्म का है, उसकी पूजा पद्धति क्या है, इससे कोई गुरेज नहीं है, कोई लेन देन नहीं। सिर्फ एक लाइन है। अगर इस लाइन को कोई नहीं बोल पा रहा है तो फिर सोचने की बात है क्या है। भारत माता की जय कोई क्यों ना बोले? भारत तो सेक्युलर देश है ना। वही तो मैं कह रहा हूँ, भारत माता की जय, इसमें क्या परेशानी है किसी को? और अगर इसमें किसी को परेशानी है तो फिर मुझे भी परेशानी है। संविधान तो ऐसा नहीं कहता कि आपको भारत माता की जय कहना पड़ेगा, तो फिर विजय शर्मा जी को क्या आपत्ति है अगर कोई भारत माता की जय नहीं बोलता है तो? नहीं, देखिए, देश के प्रति भावना तो होनी चाहिए। होनी चाहिए का अर्थ यह है दुर्भावना तो नहीं होनी चाहिए कम से कम। यह तो मांगा जा सकता है, यह तो कहा जा सकता है। देश के प्रति दुर्भावना रखकर बैठने वालों को भी अगर आप स्वीकार करेंगे तो
फिर तो मुश्किल हो जाएगा सब कुछ। देश और इसलिए के प्रति दुर्भावना रखना ही मुसलमान हो जाता है, या मुसलमान ही देश के प्रति नहीं, दुर्भाव रखता मुसलमान ऐसे नहीं है। मेरे बहुत अच्छे मित्र मुसलमान हैं, उसमें कोई विषय थोड़ी ना है। हमारे यहाँ अबुल कलाम आज़ाद जी को भाजपा की ही सरकार में देश का राष्ट्रपति बनाया गया था। और कितने ऐसे वीर हैं, कितने ऐसे देश के सेनानी हैं जो जिनको भाजपा ने ही सम्मान दिया है। मसला ये है, आपको लाइन ऑफ एक्शन अपना क्लियर रखना पड़ेगा। आपको ये बात स्पष्टता रखनी पड़ेगी कि आपकी आराध्य भूमि भारत है, दुनिया में कोई और नहीं है। स्तुति वगैरह काफी अच्छी सुनाते हैं। नहीं, स्तुति का तो नहीं है, थोड़ा सा पंक्तियां सुनाए जरूर। पंक्तियां मतलब, मैं शंकर का वह क्रोधानल कर सकता, जगती छार छार डमरू की प्रिय ध्वनि हो, जिसमें नचता भीषण संहार। रणचंडी की तृप्त प्यास, मैं दुर्गा का उन्मत्त हास, मैं यम की प्रलयंकर पुकार, जलते मरगट का धुआंधार। फिर अंतरतम की ज्वाला से जगती में आग लगा दूं मैं, यदि धधक उठे जलथल अंबर, जड़ चेतन तो कैसा विस्मय। हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। अटल बिहारी वाजपेयी जी की कविता है। रार नहीं मानूंगा, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पे लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। धन्यवाद विजय शर्मा जी हमसे बात करने के लिए। फिलहाल कैमरा पर्सन होरी और सूरज पांडे के साथ मुझे मनोज्ञा लोईवाल को दीजिए इजाजत। खबरों का सिलसिला एबीपी न्यूज पर जारी है।